हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईएमएफ और एंड इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया, यानी भारत तथा आईएमएफ। इस टॉपिक में हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है कि भारत को आईएमएफ का सदस्य होने के नाते क्या लाभ मिले हैं, क्या फ़ायदे मिले हैं, या भारत को अपने विकास में क्या सहायता प्राप्त हुई है आईएमएफ से। जैसा आपको पहले की वीडियो में बताया गया है कि भारत आईएमएफ का फाउंडर मेंबर रहा है, यानी कि जब आईएमएफ की स्थापना की गई थी तो उन 44 सदस्यों के अंदर भारत भी शामिल था, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अंडर था और हम स्वतंत्र नहीं थे। तो उस यूके के उस मीटिंग में शामिल होने के साथ साथ हम लोग भी उसका हिस्सा बने थे, और तब 6 लोगों का एक डेलीगेशन भारत की तरफ से गया था इस मीटिंग के लिए, जो 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। फिर जब दिसंबर 1945 के अंदर इसके हस्ताक्षर किए गए थे तो उसके साथ ही इसकी स्थापना के साथ ही भारत इसका मेंबर बन गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत इस आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में शामिल था, और न सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में शामिल था बल्कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो 6 ही होते हैं उनमें भारत का नाम शामिल था, क्योंकि उस समय भारत का जो कंट्रीब्यूशन था आईएमएफ की कैपिटल के अंदर वो टॉप 6 के अंदर आता था। अब भारत आईएमएफ का परमानेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं है, और भारत का जो कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ के अंदर उसमें भारत 8वें नंबर पर आता है। पर एक अच्छी बात ये है कि भारत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर इलेक्टिव डायरेक्टर्स में शामिल है, और जहां भारत का एसडीआर जब स्थापना के समय जो एसडीआर के अंदर भारत की हिस्सेदारी थी वो सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स की थी, वो अब बढ़ करके 13,114.4 मिलियन एसडीआर्स की है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत को इसकी सदस्यता की वजह से क्या कुछ फ़ायदे मिले हैं, क्या कुछ योगदान रहा है भारत की डेवलपमेंट के अंदर आईएमएफ का। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आईएमएफ का उद्देश्य है कि जो भी सदस्य देश हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज के संदर्भ में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा नहीं है अपने आयातों के लिए, तो वो अपने एसडीआर्स को उस कंट्री की विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करवा करके उसको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो ये फ़ायदा भारत को लगातार मिलता रहा है। जिस समय 1991 के अंदर भारत को क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से निकल रहा था, तो उस समय भी भारत को आईएमएफ से काफ़ी मदद मिली। लेकिन उसके बाद से लेकर के 1991 के बाद से लेकर के अब तक भारत की जो निर्भरता है विदेशी मुद्रा को लेकर के आईएमएफ के ऊपर वो लगातार घटी है। दूसरी जो फ़ायदा है भारत का वो ये है कि पहले जब भारत इसका मेंबर बना था तो उस समय भारत की जो रुपी थी उसको पौंड, यानी जो यूके की जो करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, उसमें कन्वर्ट होने के हिसाब से उसका अन्य देशों की विदेशी मुद्रा के साथ उसकी विनिमय दर तय होती थी। लेकिन अब भारत इस चीज़ से बिल्कुल मुक्त है। अब भारत का जो रुपया है यानी इंडियन रुपी है उसकी कन्वर्टिबिलिटी दूसरी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसके साथ फ्रीली होती है, यानी हमारी अपनी रुपी के फॉर्म में ही हम दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी के साथ अपनी करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अब तो वैसे भी वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ ही होती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत
IMF का सदस्य बनने की वजह से भारत भी इस योग्य हो गया था कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन कर सकता था, जिसकी वजह से भारत को ये आज़ादी मिली कि वो अपनी कंट्री की करेंसी को यानी रुपी को हमें पौंड के रूप में कन्वर्ट कर करके उसके रूप में वैल्यू बता करके फिर विदेशी किसी भी अन्य विदेशी मुद्रा के साथ उसकी एक्सचेंज रेट निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रही थी। तीसरा जो फ़ायदा मिला भारत को IMF का मेंबर होने की वजह से वो ये मिला कि IMF का मेंबर होने के कारण ही भारत अपने आप ही वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन गया था। और वर्ल्ड बैंक का मेंबर होने की वजह से भारत को वर्ल्ड बैंक से समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से ऋण प्राप्त हो जाते हैं डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, और कई बार क्राइसिस होते हैं तो उनका सामना करने के लिए भी भारत को ऋण प्राप्त हो जाते हैं। चौथा जो फ़ायदा है वो है कि इंटरनेशनल सेक्टर के अंदर इंडिया की इम्पॉर्टेंस काफ़ी बड़ी है IMF का सदस्य होने की वजह से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अब भारत जो है वो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में एक इलेक्टिव डायरेक्टर है। तो इलेक्टिव डायरेक्टर होने की वजह से लगातार ही भारत की IMF की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी मेकिंग को लेकर के और बहुत सारे इस तरह के आर्थिक निर्णय होते हैं आर्थिक नीतियों के संदर्भ में, उनके लिए भारत की हमेशा से ही सलाह ली गई है। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंसल्टेशन, अगर हमें किसी प्रकार की आर्थिक सलाह चाहिए होती है अपनी नीतियों को लेकर के, या फिर हमें आर्थिक विकास अपना किस प्रकार से करना चाहिए, उन सब को लेकर के भी हमें IMF से लगातार सलाह मिलती रहती है। जैसे 1991 के अंदर जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस से, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से, इतने बड़े संकट से जब हम गुज़र रहे थे तो उस समय पर भी हमें IMF ने ही सजेस्ट किया था ये कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करें, और उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेज हमें रहती थी उसके अंदर लगातार कमी आई है। इसके अलावा समय समय पर इमरजेंसी के समय जब भी कोई आपातकाल हुआ है, चाहे वो आपातकाल कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से आपातकाल हुआ है, तो उन सब में भी हमें IMF से लगातार सहायता मिलती रही है। जैसे कि इंडिया को 1979 के अंदर 2025 लाख SDR का ऋण प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस समय भारत को आवश्यकता थी। ऑयल प्राइसेस, जो तेल की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्राइसिस थे। तो मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी वो घाटे में चल रही थी और हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी। तो उस समय भी हमें 2025 लाख SDR की हेल्प IMF से मिली थी। इसके अलावा 1991 में जब हमें फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, उस समय भी हमें 5,000 करोड़ रुपए के लोन IMF से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा IMF भारत को 5 ईयर प्लान्स जो हम बनाते हैं, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें समय समय पर IMF से योगदान मिलता रहा है, सहायता मिलती रही है। इंडिया को 1980 में भारत को कंपनसेंट्री फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंतर्गत, कंपनसेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंतर्गत 1980 में भारत को 283 करोड़ रुपए का फंड IMF से प्राप्त हुआ था। ये इस तरह की जो सहायता है भारत को, वो अपने जो विकास के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए मिलती है। इसके साथ ही IMF में 69 कंट्रीज़ जिनको के IMF से सब्सिडाइज्ड रेट पर
ऋण प्राप्त होता है, यानी कि रियायती दरों पर ऋण प्राप्त होता है, उन 69 कंट्रीज़ में इंडिया शामिल है। और इन कंट्रीज़ को 3% पर एनम की रेट से ऋण प्राप्त होता है IMF से, जो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द कमर्शियल मार्केट। इसके अलावा भारत का जो SDR कंट्रीब्यूशन है, जो SDR का भारत का कोटा है, वो भी लगातार बढ़ा है और इस समय भारत का जो SDR का कोटा है वो 13,114.4 मिलियन SDRs का है। इसके अलावा IMF जब भी अपने गोल्ड को सेल करता है तो उस गोल्ड को सेल करने से, यानी सोने की बिक्री से जो लाभ प्राप्त होता है उसमें भी भारत की हिस्सेदारी बनती है। तो 1980 में जब IMF ने 200 लाख ओंस का गोल्ड सेल किया था, तब भारत को उस प्रॉफिट के अंदर 127 करोड़ रुपए का लाभ भारत को भी मिला था, यानी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से भारत को भी 127 करोड़ का लाभ मिला था। इसके अलावा भारत को 8 लाख ओंस का गोल्ड IMF से 8 लाख ओंस का गोल्ड $35 पर प्रति ओंस के हिसाब से प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से भारत का जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा भारत को जब भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्राइसिस होते हैं, यानी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्राइसिस होते हैं, यानी जब भारत के पास विदेशी मुद्रा के भंडारों में कोई कमी आती है और हमें अपने आयातों को करने में दिक्कत होती है, असुविधा होती है, तो उस समय भी हमें IMF से हेल्प मिलती है। इसके अलावा IMF इंडिया और IMF का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भारत के जो भी इकोनॉमिक या कॉमर्स के फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उसका फ़ायदा भारत की डेवलपमेंट के लिए उससे भारत की डेवलपमेंट में उसका योगदान दे सके, उससे लाभ पहुंचा सके। तो इस तरह से IMF से भारत को काफ़ी मदद मिली है। इन कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं कि ये बात ठीक है जो अक्सर सुनने को मिलती है कि क्योंकि IMF की बात करें हम या वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसमें अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की या जो विकसित देश हैं उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होने की वजह से उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर जो नीतियाँ बनती हैं उन नीतियों में भी विकसित देशों का दबाव रहता है, उनका प्रभाव रहता है, परंतु ऐसा नहीं है कि भारत जैसे अल्प विकसित देशों को इससे कोई भी लाभ ना पहुंचा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रेशर उन कंट्रीज़ का ज़्यादा रहता है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेकिन टाइम पर समय समय पर जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा को लेकर के हो या फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उन सब में IMF से जितने भी अल्प विकसित देश हैं उन सबको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संस्था है और सभी देशों को इससे लाभ होता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।